नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ। साथ में जानेंगे उसके फायदे और नुकसान के बारे में और फिर कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को एफडीआई के पैरामीटर के थ्रू। जानेंगे किसके टेन्योर में कितना एफडीआई देश में आया है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई 1991 से। अब आप बोलेंगे कि भारत तो आजाद 1947 में हुआ था, तो एफडीआई की शुरुआत इतनी देरी से क्यों हुई? एक्चुअली जब भारत आजाद हुआ था तब उसकी बहुत ही कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। बाहरी देशों के साथ व्यापार ज्यादा नहीं था, लेन देन ज्यादा नहीं था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही थी। और फिर 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। यहीं से एफडीआई की शुरुआत हुई और विदेशी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में इन्वेस्ट करने की छूट दी गई। एफडीआई का मतलब होता है जब देश की डोमेस्टिक कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, उसे एफडीआई कहते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी भारत की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या अपनी खुद की ब्रांच भारत में खोलती है, उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। एफडीआई दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, इसके तहत दूसरे देश की कोई भी लीगल कंपनी भारत में अपनी ब्रांच खोल सकती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके तहत विदेश की कोई भी लीगल कंपनी भारत की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकती है या फिर उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। देश में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और हर सेक्टर में कितना एफडीआई आएगा, इसको तय करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। देश में एफडीआई आने के दो रास्ते हैं। पहला है ऑटोमेटेड रूट। ऑटोमेटेड रूट के जरिए कोई भी फॉरेन कंपनी भारत की कंपनीज और सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए उसे भारत सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा है सरकारी रूट। इसमें फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी होती है। भारत में ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिनमें फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, जैसे कि डिफेंस, स्पेस, प्रिंट मीडिया, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, लॉटरी बिजनेस, टोबैको रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे के बारे में। एफडीआई के आने से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होती है। देश में जितनी फॉरेन कंपनीज आती हैं उतनी ही नौकरियां पैदा होती हैं। आप सैमसंग, अमेजॉन का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एप्पल आई थी, उससे देश में बहुत नौकरियां पैदा हुई हैं। अधिक कंपनियां होने से कंपटीशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। हर कंपनी अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, जिसके चलते प्रोडक्ट न सिर्फ सस्ते होने लगते हैं बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधरने लगती है। न्यू डोमेस्टिक कंपनीज को फंड मिलता है, जिससे वो सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में अपना बिजनेस ग्रो करती हैं और फिर कुछ सालों बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उतर जाती हैं। आप ओला का एग्जांपल ले सकते हैं। 2018 में ओला ने अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टार्ट कर दिया था और मार्च 2019 में यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। एफडीआई के आने से देश में न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट, स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी आती हैं। अब बात करते हैं एफडीआई से होने वाले नुकसान के बारे में। एफडीआई के आने से देश की स्मॉल कंपनीज को नुकसान होता है, क्योंकि जो भी फॉरेन कंपनी देश में आती है वो अच्छा खासा अमाउंट लेकर आती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सके। कंपनियां सस्ता सामान बेचकर ग्राहकों को लुभाती हैं, जिसका मुकाबला छोटी कंपनियां नहीं कर पाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉरेन कंपनी मार्केट पर अपना कब्जा कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री देख सकते हैं, जहां इंडियन कंपनी का मार्केट शेयर 5% से भी कम है, वहीं चाइना की कंपनी का मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। ज्यादा एफडीआई होने से एक प्रॉब्लम यह होती है कि फॉरेन कंपनी की डोमिनेंस बनने लगती है। डिसीजन मेकिंग से लेकर सोशल कॉस्ट तक इम्पैक्ट पड़ता है। पर अगर मैं बोलूं कि इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छी एफडीआई पॉलिसी के चलते, तो आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। अभी कुछ महीनों पहले चाइना ने कोरोना वायरस का फायदा उठा के एचडीएफसी लिमिटेड का 1% शेयर को कम दामों में खरीद लिया था। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत अपनी एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस किए और एक रूल निकाला कि भारत के जितने भी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं, उन्हें अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी होगी। अब वो पहले की तरह ऑटोमेटेड रूट यानी कि डायरेक्टली भारत में किसी भी सेक्टर और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस मूव के बाद आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इंडियन कंपनी को सिक्योर कर लिया, क्योंकि चाइना ऑलरेडी पहले से अपने कर्ज और इन्वेस्टमेंट के चलते बदनाम है। कई देशों को चाइना ने ऐसे ही फंसाया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एफडीआई के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। भारत की रैंक 9 है एफडीआई के मामले में। कंट्री वाइज देखा जाए तो बीते
19-20 सालों में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मॉरिशस से आया है 32%, फिर उसके बाद सिंगापुर 19.8%, फिर उसके बाद जापान 7.2%, फोर्थ प्लेस पे नीदरलैंड है 6.5%, फिफ्थ प्लेस में यूके है और सिक्स्थ में अमेरिका है। फ्यूचर में आपको अमेरिका भारत के टॉप 3 एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में दिख सकता है, क्योंकि बीते 5-6 सालों में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ रहा है। 2019-20 की बात करें तो सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो भारत में सिंगापुर से आया था 14.67 बिलियन डॉलर्स का, उसके बाद मॉरिशस 8.24 बिलियन डॉलर्स, फिर नीदरलैंड 6.5 बिलियन डॉलर्स, फिर यूएसए 4.22 बिलियन डॉलर्स और फिर जापान 3.22 बिलियन डॉलर्स। अब कंपेयर करते हैं कांग्रेस और बीजेपी को एफडीआई के पैरामीटर के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के टेन्योर की। 2004-05 में भारत में 6.1 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था, 2005-06 में 8.9 बिलियन डॉलर्स का, 2006-07 में 22.8 बिलियन डॉलर्स का, 2007-08 में 34.8 बिलियन डॉलर्स का, 2008-09 में 41.8 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2009-10 में 37.7 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2010-11 में 34.8 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2011-12 में 46.5 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2012-13 में 34.2 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2013-14 में 36 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में भारत में 303.6 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। अब बात करते हैं बीजेपी के टेन्योर की। साल 2014-15 में भारत में 45.1 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2015-16 में 55.5 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2016-17 में 60.2 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2017-18 में 60.9 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2018-19 में 64.3 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, 2019-20 में 49.9 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 303 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था और वहीं मोदी जी के 6 साल में 335 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया है। भारत में बीते कुछ सालों में एफडीआई के बढ़ने के पीछे का मेन रीजन मेक इन इंडिया मूवमेंट है। वैसे ये डाटा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा दिया गया है। मैं आपको किस किस सेक्टर में कितना एफडीआई आया है वो भी बता सकता हूँ। जैसे कि आप इस फिगर में कंप्यूटर, सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रेडिंग सेक्टर का डाटा देख सकते हैं। इस फिगर में आप एजुकेशन, हॉस्पिटल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डाटा देख सकते हैं। इस फिगर में आप सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, होटल और टूरिज्म सेक्टर का डाटा देख सकते हैं। ये सारे फिगर आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने एफडीआई के मामले में चाइना और अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया था। एफडीआई के मामले में 2015 में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना था। अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। 2019-20 में आपको एफडीआई कम होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट जनवरी 2020 से दिखना स्टार्ट हो गया था और मार्च तक तो वो पेंडेमिक बन चुका था। इसी कारण ज्यादातर इन्वेस्टर ने इस टाइम कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। फ्यूचर में आपको भारत में एफडीआई थोड़ा कम आता हुआ दिख सकता है क्योंकि इस समय दुनिया भर के देश कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर इस समय पैसा लगाने से पहले कई बार सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से इस टाइम भारत के लिए एफडीआई बहुत जरूरी है क्योंकि देश की इकोनॉमी कोरोना के चलते रिसेशन में जा चुकी है। तो जितना एफडीआई इस समय भारत में आएगा उससे देश की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी और अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम होगी। भारत को इस समय वेस्टर्न कंट्री से आ रहे इन्वेस्टमेंट में फोकस करने की जरूरत है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत सी कंपनी चाइना से शिफ्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार को उन कंपनी से बात करनी चाहिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को आसान बनाना चाहिए। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए फोकस करने को बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की एफडीआई की पॉलिसी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, कोई भी हिडन एजेंडा नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल देखती हैं, इसीलिए इनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं, जो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात होती है। आप चाइना के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। चाइना ने भी स्टार्टिंग में वेस्टर्न देशों की कंपनी से खूब एफडीआई रिसीव किया था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में खोला, जिससे चाइना की इकोनॉमी डेवलप होने लगी। फिर उसके बाद चाइना में न्यू कंपनीज भी खुलने लगी और आज चाइनीज कंपनी का मार्केट ग्लोबली फैल चुका है। तो भारत को भी इसी तरीके के एफडीआई की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए।
तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।